सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। अभी आज हम लोग सीजी टेट 2017 में फर्स्ट पेपर में आए हुए पेडागोजी के सवालों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन है, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्यों किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहार में भाग क्यों लेते हैं? क्योंकि ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का पूर्वानुमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, अपनी किसी भी गतिविधि के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने को प्रवृत्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, इसीलिए किशोर जो है जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि तो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है, अतः शिक्षक को क्या चाहिए कि सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों में विविधताएं पाई जाती है, इसीलिए अगर शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो उसे में क्या है, सीखने के जो तरीके हैं उसमें विविधता होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है, यह मत प्रदर्शित करता है विकास की को तो ये विकास के निरंतरता के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। पीपल का एक छोटा सा पौधा है जो बड़ा होकर बड़ा सा वृक्ष बन जाता है, तो यह विकास के निरंतरता को प्रदर्शित करता है, मतलब विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन हमारा बी सही आंसर होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चे किन भौतिक इकाइयों के परिवर्तन को समझते हैं? तो उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चे जो है मात्रा, अंक मतलब संख्या और क्षेत्र में की भौतिक इकाइयों के परिवर्तन को समझने लगते हैं, मात्रा, अंक और क्षेत्र। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है, तो किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य होता है उस संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, पढ़ाई लिखाई के अलावा जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है उन सभी को मिला के क्या बनता है, करिकुलम बनता है। तो संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम जो है पाठ्यक्रम से तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को हम लोग आरिस थ्योरी या अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत भी कहते हैं, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। इसका प्रतिपादन किया गया था स्किनर के द्वारा, ठीक है। जबकि उद्दीपन अनुक्रिया मतलब एसआर थ्योरी जो है इसको विस्तार प्रदान किया गया था थार्नडाइक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का अनुक्रिया उद्दीपन मतलब आरिस थ्योरी से है। इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर मुख्य रूप से बिल्ली चूहे पे प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो किशोरावस्था को एक शब्द परिवर्तन के द्वारा मुख्य रूप से व्यक्त किया जाता है। बहुत सारी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो किशोरों की लंबाई, वजन ये सब में वृद्धि होती है, शरीर का आकार चौड़ा हो जाता है। तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो परिवर्तन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? जो NCF 2005 है, इसमें परीक्षा सुधारों में एक चीज़ को सुधार शामिल किया गया था कि कक्षा 10वीं की परीक्षा क्या हो, ऐच्छिक हो, ताकि बच्चे के ऊपर परीक्षा का जो बोझ है उसको कम किया जा सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक। अगला क्वेश्चन है, MRI की एक प्रक्रिया है। तो MRI किसकी प्रक्रिया है? तो तंत्रिका प्रतिबिंब की एक प्रक्रिया है। न्यूरो इमेजिंग की एक प्रोसेस है MRI। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज इसका फुल फॉर्म होता है।
तो तंत्रिका प्रतिबिंब इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो बाल्यावस्था की कौन कौन सा विशेषता होता है, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध, ये भी इसका विशेषता है, और रचनात्मक कार्यों में आनंद, ये भी बाल्यावस्था की विशेषता है। लेकिन दूसरों पर निर्भरता, ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था में बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते वो आत्मनिर्भर होने लगता है। ठीक है, आत्मनिर्भर होने लगता है। तो दूसरों पर निर्भरता जो है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। साथ ही शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष, है ना, ये बोला जाता है। 2 से 6 को भी किशोर शैशवावस्था बोला जाता है। 6 से 12 को बाल्यावस्था और 12 से 18 को किशोरावस्था कहा जाता है। तो ये अवस्था होता है मानव के विकास का, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रियात्मक विकास का मस्तकोधोमुखी नियम विकास को बढ़ाता है। मतलब जो सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जो सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट है वो सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, तो क्या है, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। मस्तकोधिमुखी मतलब होता है सिफेलोकॉडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मंद श्रवण हानि का स्तर है। तो 26 से 40 डेसिबल जो है मंद श्रवण हानि का स्तर होता है। ठीक है, 20 डेसिबल से नीचे के ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। हम जो है 20 से 20,000 डेसिबल ध्वनि को सुनने में सक्षम होते हैं। मनुष्य जो है 20,000 डेसिबल के ऊपर के ध्वनि को सुन नहीं पाता है। तो मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि क्या होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग सुनने में सक्षम होते हैं। डेसिबल जो है ध्वनि की इकाई है, मात्रक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने विकास को 4 अवस्थाओं में बताया था। एक होता है इंद्रियगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। फिर 2 से 7 वर्ष को उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा। 7 से 11 को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से ऊपर वाले को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा। तो मूर्त संक्रियात्मक चिंतन की जो विशेषता है जो जीन पियाजे द्वारा दिया गया उसकी मुख्य विशेषता है केंद्रीयता, सेंट्रेशन। बच्चे किसी भी चीज़ के केवल एक पक्ष के बारे में ही सोच पाता है, उसके सभी पक्षों के बारे में सोच नहीं पाता है। इसी को सेंट्रेशन बोला जाता है। अविनाशिता को बोला जाता है कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ यहाँ कि एक गिलास, जो मान लो एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी को जब बच्चा एक मग में डालता है और उसके बाद उसको ही एक बाल्टी में भी डाल देता है, तब जब बच्चा को ये समझ में आता है कि पानी की मात्रा क्या है, दोनों में, चाहे बड़े बर्तन में डाले या उससे और बड़े बर्तन में डाले, पानी की मात्रा वहीं रहेगी, उसको कहा जाता है कंजर्वेशन का गुण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता का केंद्रीयता या सेंट्रेशन। अगला क्या है, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता के दौरान दिखाई पड़ती है। तो पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता का जो स्तर है वो 4 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चों में दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा 4 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया जाना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का, तो समावेशी शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बच्चे चाहे विशेष आवश्यकता वाले हो या फिर सामान्य बच्चे हो, सभी को समावेशी शिक्षा देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है ताकि उनमें कभी भी ऊंच नीच
का भेदभाव न उत्पन्न हो सके, साथ ही सामाजिक जो गैप है वो भी न बढ़ पाए। तो समावेशी शिक्षा द्वारा हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तीन माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग हैं। तो जब बच्चा 3 माह के रहता है, 3 माह के बाद उसमें क्या क्या प्रारंभिक संवेग उत्पन्न होता है? तो प्रसन्नता, उदासी और घृणा, ये तीनों ही संवेग 3 माह के बच्चे में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता है वह पाया गया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो छात्रों का एक समूह है जो अन्य छात्रों को परेशान करता है, तो इसमें हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? हम छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। छात्रों को दंडित करने से कुछ ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं और बल्कि बिगड़ जाएंगे, तो ये सही नहीं है। पालकों को लाने के लिए भेजना ये भी सही नहीं है। उन्हें कड़ी चेतावना भी सही नहीं, चेतावनी देना भी सही नहीं है। तो छात्रों को व्यक्तिगत तौर पे हम मिलेंगे और उसको समझाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है, किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? किशोरों के ऊपर शोध किया गया है जिनमें वो 3 प्रकार की समस्या का अनुभव करते हैं। क्या क्या? पैतृक अंतर्द्वंद, पेरेंटल कन्फ्लिक्ट, मूड स्विंग मतलब मिजाज में परिवर्तन, और जोखिम लेने का गुण पाया जाता है। तो ये 3 चीज़ जो है होता है, लेकिन ये चौथा चीज़ आत्मीयता का भय नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ है। तो इसके फोल्डिंग किस क्या होता है? तो अधिक जानकार व्यक्ति के द्वारा कम जानकार व्यक्ति को सहायता प्रदान करना ही क्या है? इसके फोल्डिंग है। जैसे एक बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख रहा है लेकिन उसको साइकिल चलाना नहीं आ रहा है, तो पीछे से कोई उसके साइकिल को पकड़ देता है, तो बच्चा जो है उसको चलाने लगता है, साइकिल को चलाने में सक्षम हो जाता है। तो उस व्यक्ति के द्वारा, उस वयस्क व्यक्ति के द्वारा बच्चे को जो अस्थायी सहायता प्रदान किया जाता है वही क्या है? इसके फोल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया है? वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होगा? अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। जो ज़्यादा जानकार व्यक्ति है वो शिशु को या बच्चे को जो मदद करता है वही इसके फोल्डिंग है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या है? अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? तो अभिवृद्धि मतलब होता है ग्रोथ, मतलब इसका संबंध है शारीरिक विकास से। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? तो 0 से 6 माह का जो बच्चा होता है वो दूसरों की ध्वनियों को, भाषाओं को सुन के उसको दोहराता है। तो दोहराने की प्रवृत्ति जो है शैशवावस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? तो कोई भी शाला की जो प्रथम कक्षा में, जहाँ भी वो जिस भी कक्षा में प्रवेश करेगा शाला के प्रथम कक्षा में, उसमें 25% जो है उसके स्थान के लिए को आरक्षित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये जो अधिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन आया, ये अधिनियम तो 2009 का है लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, जिसके तहत पूरे देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाला की प्रथम कक्षा में। इसको संविधान के अनुच्छेद 21A में RTE को शामिल किया गया है। आंसर इसका होगा बी। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। तो प्रकृतिवादी के अनुसार विकास जो है एक अनुवांशिक
तथा वातावरण दोनों की क्या है, दोनों के प्रतिक्रिया से होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। वातावरण और आनुवांशिकी दोनों ही प्रभावित करता है बच्चे के विकास को। प्रश्न क्या है? आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर है। आत्मसातन मतलब होता है एसिमिलेशन और समंजन मतलब होता है एकोमोडेशन। तो आत्मसातन एवं समंजन में मुख्य अंतर ये है, आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि समंजन क्या है, नए ढांचे का सृजन है। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन मतलब होता है हमारे ब्रेन में या हमारे संज्ञान में जो विचार है उसमें नई चीज़ों को डालना, या स्कीमा में नई चीज़ों को डालना या जोड़ना क्या है, एसिमिलेशन या आत्मसातन है। जबकि एकोमोडेशन क्या है, स्कीमा में परिवर्तन है, हम जो नॉलेज रखते हैं उसमें पूरी परिवर्तन कर देना, एकोमोडेशन कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग और समंजन नए ढांचे का सृजन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए अवलोकन विधि जो है सर्व उपयुक्त विधि है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, अवलोकन विधि। क्या है? संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर यह है कि, तो मुख्य अंतर क्या है? संज्ञानात्मक अधिगम मतलब कॉग्निटिव लर्निंग, नैमित्तिक अनुबंधन मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? बोबो गुड़िया के साथ बंदूरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति में बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता? तो यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती तो उसके अधिगम को, प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। बच्चे जो है उच्च सामाजिक स्थिति वाली चीज़ों से मिलते हैं तो उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो बोबो गुड़िया के साथ जो बंडूरा का अध्ययन था उसमें वयस्क के व्यवहारों का प्रेक्षण कर रहे थे बच्चे। यदि बोबो गुड़िया का जो मॉडल इस्तेमाल किया गया है उसकी यदि सामाजिक स्थिति और ज़्यादा उच्च होती तो बच्चों का जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है और अधिक प्रभावशाली होता। इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यह धारणा कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं सभी किशोरों के लिए सत्य है। बिल्कुल सही, सभी किशोरों पर यह लागू होता है। ठीक है, तो तूफान, किशोरावस्था को आंधी तूफान या तनाव का काल किसने कहा था? तो हाल ने क्या कहा था। ठीक है, हाल ने। इस बात को भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी किशोरों के लिए यह सत्य है। प्रश्न क्या है? कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? भाई आपका कुत्ता है जो जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर खोलते हो उसके मुंह से पानी आने लगता है, लार बहने लगता है। तो उस लार ना बहे इसके लिए हमें क्या करना होगा? रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे, गलत है। जब भोजन दे ही रहे तो लार तो टपकाएगा ही। यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे, ये भी गलत है क्योंकि हम लार को हटाना चाहते हैं। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। जब हम बार बार रेफ्रिजरेटर खोलेंगे और कुत्ते को कुछ भी नहीं देंगे तब कुत्ता बाद में समझ जाएगा कि ये खोलते बस है और मुझे देते कुछ नहीं है। फिर उसके मुंह में लार आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये पावलाव का क्या है? प्रयोग है। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था जिसमें वे पहले कुत्ते को भोजन देते हैं, फिर घंटी बजाना चालू करते हैं और फिर तो लार आता है,
फिर घंटी, केवल घंटी जब बजाते हैं तब भी कुत्ते को लगता है कि अब भोजन आने वाला है, इसलिए उसके मुंह से लार टपकने लगता है। तो उसका ही ये एक उदाहरण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये थे पूरे सीजी टेट 2017 के 30 पेपर फर्स्ट में आए हुए पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। धन्यवाद। और कोई सुझाव हो तो उसको भी दीजिए।